नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पिछले दिनों हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, संवाद। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई उस पर। बहुत सारे संवाद में हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से बातचीत किया और बहुत पसंद किया आप लोगों ने। कुछ कारणवश विराम लग गया था उस कार्यक्रम पर। फिर से आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं संवाद। और संवाद की आज की इस कड़ी में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है और विषय है कविता क्या और क्यों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, फिर भी एक पाठक हमेशा ये सोचता रहता है कि कविता क्या है और हम कविता क्यों लिखें, हम कविता क्यों पढ़ें। विशेष रूप से जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया से रोज़ कोई ना कोई कविता लिख करके पोस्ट करता है और हमारी मजबूरी होती है कि हम उसे लाइक करें। अगर लाइक नहीं करते हैं तो सामने वाला नाराज़ भी हो जाता है। तो ये सारे सवाल मन में आए और हम लोगों ने बातचीत के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं परिचय करा दूँ, आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर जैनेंद्र पांडे जी। आप टाउन डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और एक अच्छे आलोचक हैं। और श्री रामजी तिवारी जी कवि हैं, आलोचक हैं, बहुत सारी किताबें भी आपकी आ चुकी है। तो इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। और एक सवाल ये आता है कि कविता क्या और क्यों, ये टॉपिक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होंगी। सबसे पहले सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक सामान्य पाठक ये जानना चाहता है कि कविता क्या है। क्योंकि जब वो किसी कविता की किताब पढ़ता है या सोशल मीडिया पर कोई कविता पढ़ता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो हम किसे कविता माने। तो ये क्या कहेंगे, हम किस तरीके से उसको डिफाइन करें, कविता क्या है। देखिए, ये सवाल ज़रा मुश्किल सा है जी। और मुश्किल इसलिए है कि इस विषय को लेकर के और बहुत बहस हुई है हमारे यहाँ भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में भी और पश्चिम की परंपरा में भी। और कोई बहुत सहमति नहीं है किसी बिंदु पे कि इसको ही कविता माना जाए। और हिंदी के जो सबसे बड़े आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस सवाल पे सबसे ज़्यादा परेशान इसी सवाल पर हुए थे। कविता क्या है, उनका एक निबंध है, बड़ा सा निबंध है, लेकिन उसको उन्होंने कई बार लिखा, सुधारा, उसका परिमार्जन किया, लेकिन अंत तक संतुष्ट नहीं हुए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपका सवाल है वो बहुत आसान नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जो कविता को समझता हूँ, परिभाषा में नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन सामान्य तरीके से जो मेरी अपनी समझ है वो बताना चाहूँगा। हो सकता है बहुत से लोग इससे असहमत हों, तो मैं उनकी इस आज़ादी को भी स्वीकार करता हूँ, असहमत हो सकते हैं। कामायनी में एक प्रसंग आता है, प्रसाद जी ने लिखा है उसको, उस प्रसंग को। मनु और श्रद्धा के बीच का वो प्रसंग है। मनु बहुत अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। और उसी दौरान श्रद्धा कहती है उनसे कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो मुझे लगता है कि कविता को परिभाषित करने के लिए यह पंक्ति भी मुझे मौजू लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि कविता दरअसल बहुत शोरगुल के बीच में भी तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात, दिल की बात की तरह है। दिल की बात प्रायः अच्छी होती है और सच्ची भी होती है। तो जो भी दिल में आपके भीतर भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको अभिव्यक्त करिए। अभिव्यक्त करने की यदि कला आपके पास है तो दिल की बात ही कविता है। एक विशिष्ट कहन की शैली में, अभिव्यक्ति की शैली में उसको अभिव्यक्त कीजिए। मैंने बात की कि अच्छी भी दिल की बात होती है और सच्ची भी। तो दिल की बात सुकून देती है, आनंद देती है। कविता भी आपको आनंद देती है, सुकून देती है। साथ ही दिल की बात प्रायः सच्ची होती है, इसलिए वह आपका मार्गदर्शन भी करती है पाठकों का, और दुनिया को सुंदर बनाने में, बेहतर बनाने में बहुत हद तक मददगार भी साबित होती है। तो कविता लोक हित का कार्य भी कर रही है इस परिभाषा से, स्वांतः सुखाय, आनंद भी दे रही है। पश्चिम में भी प्लेजर को कविता का बहुत बड़ा उद्देश्य माना गया है कि हमें सुख दे, आनंदित करे। और हमारे यहाँ भी मनोरंजन या रंजन एक छोटा ही उद्देश्य है, लेकिन कविता का उद्देश्य माना गया है। बड़ा उद्देश्य मेरी नज़र में भी कविता का ये है कि वह इस संसार को, समाज को बेहतर बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है।
अच्छी बात फिलहाल है। मैं यही सोचता जी। हूँ। कविता कुल मिलाकर के एक हृदय की इंटरनल बात, हृदय दिल की से। बात है, और समाज को बेहतर बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। राम जी भाई, आप एक कवि भी हैं और आलोचक भी हैं, तो आपसे ये सवाल लाजमी है कि एक कवि के रूप में जब आप कविताएं लिखते हैं तो आप क्या समझ के, कि मतलब क्या है कविता, किस रूप में आप लिखते हैं उसको? जैसे जैनेन्द्र जी ने कहा कि जो हृदय की बात है, तो ये तो लगभग सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि आप जो एक शुद्धता से जो मन और आपका जो दिल है वो चीज़ों को सोचता है, जिसमें जो प्रछन्नता है, जो एक चीज़ें छाई रहती हैं ऊपर ऊपर समाज में, दिखावे की जो चीज़ें हैं वो नहीं रहती हैं, और जो एक समाज है उससे आप सीधे जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि आचार्य शुक्ल ने और उससे पहले भी तमाम लोगों ने इस पे बहुत बहस बहुत की। सारे होते हैं। तो जैसे आचार्य शुक्ल का कहना ही है कि जो भावना है वो बहुत उसका प्रधान तत्व है। भाव जब तक आपके भीतर नहीं आएंगे कविता नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ भावना नहीं है, भावना के साथ साथ जो आपका जो हृदय की गहराई की बात कर रहे हैं वो आनी चाहिए। लोक मंगलवादी जो बात है वो भी होना चाहिए। जो उसमें रस की बात है कि रस भी उसमें होना चाहिए। और कुल मिला के जैसे उसका एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये लगे कि आप सच्ची रूप से आप कोई उसमें आवरण नहीं रख रहे हैं और वो बेहतर रूप से सामने आती है। तो अब देखिए कि कविताएं आप कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये सवाल सिर्फ इस दौर का नहीं है और सिर्फ सोशल मीडिया का भी नहीं है। अगर आप देखें तो जब सोशल मीडिया की इतनी प्रधानता नहीं थी आज से 15-20 साल पहले, तो भी कविताओं को लेके इतनी ही आलोचना थी जब वो पत्रिकाओं में छपती थी। जो हमारे समय की सबसे बड़ी पत्रिका हंस थी, उसके संपादक राजेंद्र यादव ने एक बार कहा था कि भाई 2 पेज हम इसलिए देते हैं कि उससे ज़्यादा वो डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल। वो 2 पेज से ज़्यादा कविता देते ही नहीं थे अपने हंस में। कभी कभार तीसरा पेज भी आ जाता है, अदरवाइज 2 ही पेज आता है। जी। तो वो कहते हैं कि डिजर्व ही नहीं करती, कि वो कविता आजकल ऐसी लिखी नहीं जाती। तो आलोचनाएं मतलब कविता को लेके पहले भी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 90 के दशक में लोगों ने कमजोर लिखा या सोशल मीडिया के दौर में लोग कम लिख रहे हैं या कमजोर लिख रहे हैं। हुआ ये है कि जैसे सबके पास एक लिखने का माध्यम है सोशल मीडिया में, तो वो उसको ये लग रहा है। और दूसरी चीज ये आज़ादी आ गई कि जो तमाम फॉर्म थे जो बड़े बड़े विद्वानों ने सुझाए थे, उसे भी जो वर्तमान दौर की समझ है कविता की, उससे भी उसने अपने आप को तोड़ा या उसका बहुत विस्तार कर दिया। तो आप जो है रीतकालीन तरीके से भी लिख सकते हैं, आप रसछंद अलंकार और तमाम चीज़ें आप ले आके लिख सकते हैं। अभी भी लोग घनाक्षरी में भी लिख रहे हैं, और आप जो है दोहे में, गज़ल में, और ये सब सारी चीज़ें बिना गद्य के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों के लिए एक अवसर खुल गया, और उनके पास अपना है भी कि हम लिखे और तुरंत जो है आ गए सामने कि भाई ये रहा। अब है क्या कि 5-7 चीज़ें हैं, चूँकि ये एक सोशल स्टडी सामाजिक विषय है और इसकी कोई एक नियत परिभाषा नहीं दी जा सकती। जो विद्वान है उसको बता सकते हैं कि भाई ये 4-5 चीज़ें हैं या 6 चीज़ें हैं, आप उसको बढ़ा के 8 भी कर दीजिए। हो सकता है कि कोई एक चीज़ ही किसी की चीज़ में, किसी कविता में प्रधान रूप से हो, या हो सकता है कि उनमें से कुछ और भी बेहतर वो लेके आने की कोशिश करें। तो इस फॉर्म से जूझने के बजाय कि क्या किस ढांचे में वो हम उसको डालेंगे तो उसको हम कविता मान लेंगे, मुझे लगता है कि बेहतर ये है कि हम अपनी परंपरा, जो आधुनिक उसमें जो बदलाव और दुनिया में जो जिस तरह से हो रहा है, और सिर्फ हो ही नहीं रहा है, जो होने की संभावनाएं भी हैं। एक कवि के लिए ये भी कहा जाता है कि वो तोड़ता भी हुआ उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को लेकर चले, और जो लोग लिख रहे हैं उनको लिखने दें। ये ज़रूर है कि जो पाठक है और जो आलोचक है वो समय समय पे उसको करेक्ट करता रहेगा। रीत काल में भी, या आप देखें तो भक्ति काल में भी केवल 10-20 कवि ही नहीं हुए थे। उस समय भी सैकड़ों हजारों लोगों ने लिखा, लेकिन उसमें से कितने लोग बचे। तो आज के दौर में भी भले हजारों लाखों लोग लिख रहे हैं,
जो चीजें बेहतर होंगी, जो चीजें उसमें कनेक्ट करेंगी, टिकने लायक होंगी, वो 100-50 साल बाद चर्चा में रहेंगी, उसके बाद भी रहेंगी। ये अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं यहाँ जाना चाहूँगा कि जैसे किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास एक टूल्स होता है। जैसे चूँकि मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब हम लोग पहले तो ये प्रचलित था कि थिएटर सिखाया नहीं जा सकता, ये बाय बर्थ आता है, फिर एक नहीं ये सीखा, जैसे एक आर्ट है ये। तो किसी भी कला को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। थिएटर में हमारे पास हमारा बॉडी है, हमारी श्वास है, हमारी आँखें हैं, हमारा मतलब ये सारी चीज़ें हैं। कविता को जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लिख रहे होते हैं कविता के लिए, तो क्या इसके लिए भी जैसे भाषा है, व्याकरण है, ये तमाम चीज़ें तो होनी ही चाहिए कविता को प्रस्तुत करने के लिए? उसको किस रूप में सर आप बताएंगे? देखिए, इस पे भी हम लोगों के यहाँ बहुत समृद्ध चर्चा हुई है, भारतीय काव्य शास्त्र में भी और पश्चिमी काव्य शास्त्र में भी, कि कविता के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं लिखने के लिए। तो एक तो प्रतिभा को स्वीकार किया गया है कि कवि जो होता है वह थोड़ा सा, मुझे लगता है कि समाज के सामान्य लोगों से ऊपर होता है। समाज के बारे में उसकी जो समझ होती है वो थोड़ी बेहतर होती है, थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो प्रतिभा होती है। लेकिन साथ में कुछ अन्य चीज़ों की भी चर्चा की गई है, जैसे प्रतिभा के साथ अभ्यास। जैसे वो प्रतिभाशाली है लेकिन अभ्यास यदि नहीं कर रहा है, अपनी परंपरा का पारायण नहीं कर रहा है। और परंपरा को जब मैं कह रहा हूँ तो अभी रामजी भाई जैसे कह रहे थे कि परंपरा में दोनों तत्व भी होते हैं। परंपरा में सिर्फ उत्तमांश नहीं होता, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, तो दोनों चीज़ें, परंपरा में कुछ चीज़ें बहुत पश्चिगामी भी होती हैं। तो परंपरा का हमेशा अपने विवेक से मूल्यांकन करना पड़ता है। वो जो अच्छी चीज़ें हैं परंपरा से, वो आप लेते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। उदाहरण के तौर पे तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी, ये त्रिलोचन स्वीकार कर रहे हैं कि भाषा हमने सीखी। निराला की राम की शक्ति पूजा को पढ़िए तो उन्होंने तमाम कवियों को पचाया था। बांग्ला के कृतिवास ओझा से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, कालिदास से भी बहुत कुछ सीखा था, तुलसी से भी बहुत कुछ सीखा था। तो जो हमारी अच्छी परंपरा है उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अभ्यास से आती हैं। तो प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि अभ्यास का होना बेहद ज़रूरी है। भाषा भी आपको वहीं से मिलती है, और पोएटिक डिक्शन का बहुत महत्व होता है कविता में, काव्य भाषा का। यदि आपके पास वो नहीं है, शब्दों का बेहतरीन आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कहन की अच्छी शैली नहीं है, कम शब्दों में ज़्यादा भावों को भरना एक कहन की अच्छी शैली मानी जाती है, और अच्छी कविता के लिए ये ज़रूरी शैली मानी जाती है। तो वो आप कहीं से अर्जित करते हैं। प्रतिभा के साथ अभ्यास भी ज़रूरी है, साथ में पर्यवेक्षण, समाज को देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझना, देखना, ये सारी चीज़ें यदि आपके भीतर हैं, आप समाहित कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे कवि हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या ज़रूरी है, इसका बोध तो होना ही चाहिए। कविता में हमें क्या नहीं लाना है, इसका भी बोध ज़रूरी है। मसलन भारतीय जो काव्य शास्त्र है बहुत रिच है, उसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि कवि को क्या नहीं करना चाहिए। पश्चिम में भी बताया गया है कि बहुत सड़े हुए, बहुत जो रूढ़, बहुत जो मतलब चलन से बाहर के शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, उनको सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए कविता में मत ले आइए कि आपको ये मान लिया जाए कि बहुत बड़ा कवि है चमत्कार पैदा करके। उसका निगेशन है, उसका निषेध है, हमारे आचार्यों ने कहा है। इसी तरह से आप उन भावों को लाइए जिससे समाज का हित सधता हो। आप पैसा के लिए या सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए, सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए जा करके और किसी संप्रदाय को, धर्म को मंच पे गाली मत दीजिए। गाली और चीख चीख के आप बोलेंगे तो हो सकता है तालियां बच जाएं, कुछ व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कवि के रूप में आप अहित कर रहे हैं। तो भाषा में क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए और कंटेंट के लेवल पे
हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। बहुत चीखना चिल्लाना नहीं है। यदि किसी पंक्ति से किसी महिला का अपमान हो रहा हो तो मुझे लगता है कि एक सजग कवि को इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप अपने समय के बाद भी बहुत कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। कवियों ने किया है। जो जिस अच्छी परंपरा की आप बात कर रहे थे कि 1000 कवि रहे होंगे भक्ति काल में, लेकिन तुलसी को ही हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि कविता के लिए उनकी वो लाइन ही है कि कीरति भनित भूति भल सोई सुरसरि सम सब कह हित होई। मतलब यश, कीर्ति, कविता और धन वही अच्छा होता है जो सुरसर के समान सबका हित करता है। तो कविता भी एक क्या कहेंगे उसको, औजार मूल्यांकन का हम ये मान सकते हैं कि जिसमें सबका हित हो, और हित न भी कर रहे हो तो अहित तो बिल्कुल न करें, जिससे मनुष्यता कहीं कहीं प्रश्नांकित हो। कवि का काम ये नहीं है कि रंग के आधार पे, जाति के आधार पे सस्ती लोकप्रियता के लिए आप टिप्पणियाँ करें। और यह जो मंच कविता की आप बात कर रहे हैं, वह बाजार के दबाव में, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत चीख चीख करके कविता में कही जा रही हैं। कविता हृदय, मैंने कहा ना कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात तो बहुत सलीके से कही जाती है। बड़ी बात भी सलीके से कही जा सकती है और उसकी गूंज बहुत देर तक और बहुत दूर तक जाती है। एक सवाल मैं अच्छा ठीक बस पूरा कर ले रहा हूँ, ये खत्म कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि चीखना चिल्लाना यह बाजार के दबाव में हो रहा है, व्यूज के दबाव में हो रहा है। अच्छी कविता उससे नहीं बनती है। सस्ती लोकप्रिय कविता आपकी हो सकती है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ यदि करने का मन है तो उस परंपरा का, अच्छी परंपरा का अवगाहन करिए, उससे सीखते हुए कुछ बेहतर करिए। जी बिल्कुल। मैं रामजी भाई से चाहूँगा कि ये टूल्स वाला जो मामला है इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाइए। और दूसरा एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक कवि जब कविता लिखता है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे कवियों की कविताओं के पढ़ने की कितनी होती है? क्योंकि मैंने एक जगह सुना था कि दिनकर जी एक जगह कवि सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे थे, तो कहे कि अध्यक्षता इसी शर्त पे करूँगा कि कोई भी कवि अपनी कविता सुनाएगा उससे पहले 5 कविताएं दूसरे की सुनानी पड़ेंगी। बहुत अच्छा। लेकिन आज के दौर में हम दूसरे याद तो पढ़ना भी नहीं चाहते। बहुत अच्छा कहा जी, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? नहीं, ठीक है। वो टूल्स वाली जो बात थी जी, जैसे अगर आप देखें बहुत शास्त्रीय, जैसे सर ने कहा कि बहुत शास्त्रीय चीज़ों का जो पुराने पढ़ रहे हैं उनका निषेध है, जो गलत चीज़ें हैं उनका भी निषेध है। इसमें जैसे ये कहा कि बहुत अच्छी भाषा, माने भाषा अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे एक आलोचक होगा जो, या कहें तो साहित्य का बहुत अच्छा अध्येता होगा, उसने बहुत सारी पुरानी चीज़ें सारी पढ़ी हों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा कवि भी हो। हाँ। लेकिन जितने अच्छे कवि हुए हैं, आप ये भी इस बात को भी देखिए, जितने अच्छे कवि हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी परंपरा का और अपने पूर्व के लोगों को नहीं पढ़ा है। तो इसमें मुझे लगता है कोई विरोध नहीं है। अगर कोई अच्छा कवि है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना पढ़े, मतलब पीछे ना जाए, अपने लोगों को ना पढ़े, अपनी भाषा में लोगों को ना पढ़े, पश्चिम के लोगों को ना पढ़े। एक जगह मैं कहीं पढ़ा था कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि मेरे ऊपर किसी का प्रभाव आ जाएगा और मैं हर तरह के प्रभाव से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं एकदम ओरिजिनल रूप में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं पढ़ता। 1-2 जगह मैं कहीं देखा था। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप इस संसार में जब आते हैं तो कुछ चीज़ें आपके भीतर होती हैं, बाकी चीज़ें ये संसार में ही आके आदमी सीखता है। वो सीखना क्या है, वो आप बहुत सारे लोगों से अर्जित करते हैं, जो उनके ज्ञान राशि है उससे आप उसमें से कुछ चीज़ों को लेते हैं। जैसे कविता में भी ये बात हुई। अब जो आपके भीतर का मन है, जो भीतर का दिल है, वो बाहरी सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद और एक पूरी समझ पैदा होने के बाद वो अपने से फिर क्या सोचता है, क्योंकि व्यक्ति के पास ये माना जाता है कि इस अर्थ में कि उसके पास क्षमताएं असीम होती हैं। प्रेम पे आप देखें तो हजारों लाखों कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विषय खत्म हो गया कविता के लिए।
अभी भी हजारों लाखों हाँ, कविताओं लिखी की जाती कविताएं। लिखी जाने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल। मतलब एक आदमी उन सारी चीजों को पढ़ते हुए भी एक कुछ नया लिख सकता है, कुछ नया दे सकता है। तो ये बात तो है कि टूल्स, जैसे कहा आपने कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं कि भावना की प्रधानता और आपके भीतर संवेदना का विकास हो पूरा तौर पे, आप व्यस्त के रूप में ही नहीं देखें, एक समष्टि के रूप में देखें। लोक मंगल की बात है, रस की बात है, और दूसरी बात है कि आप कोई आवरण ना रखें, एकदम दिल की जो सच्ची बात है वो कहें। ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जो एक आप अपने दौर को, उसके पीछे के समय को, समकालीन समय को, इस दुनिया में क्या हो रहा है उसकी समझ को आज भी मैंने होना जरूरी है। आज किसी भी कवि को, अच्छे कवि को, अगर आप हिंदी के 10 श्रेष्ठ कवियों को आप ले लें तो उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने बाकी विषयों का अध्ययन नहीं किया हो या उसके पास ज्ञान ना हो। आप राजेश जोशी को लें या अरुण कमल को लें या ज्ञानेंद्रपति जी को लें या और भी कोई जो अभी दिवंगत तमाम लोग हैं, वीरेंद्र गंगवाल थे या केदार जी का था, देवताले जी का था, तो इसमें तमाम, या अभी जो अनामिका हैं, कात्यायनी हैं, तमाम जो कवि कवित्रियां हैं, तो रूपम मिश्र बड़ा अच्छा लिख रही है। हाँ, नए लोगों में भी तमाम लोग, नए लोगों में भी तमाम लोग। आप आज के दौर के सबसे जो एक तरह से आइकॉन माने जाते हैं हिंदी में, युवा थोड़े से ऊपर, गीत चतुर्वेदी। आप उनकी अध्ययन के, आप उनका इंटरव्यू देखिए उसमें संगत में, तो उनके अध्ययन के दायरे का भी पता चलता है कि वो कितना विस्तृत है। तो वो एक हैं भले कवि, लेकिन उनका अध्ययन जो है वो समाज शास्त्र पे, राजनीति शास्त्र पे, दर्शन शास्त्र पे, भाषा पे, और जो इतिहास है, परंपरा है, और जो आपकी परंपरा है और वेस्ट की परंपरा है, सब पे है। तो इसलिए इसका होना जरूरी है। जो नए लोग ये कह रहे हैं कि भाई पढ़ना है और नहीं लिखना है, तो ये तो अनुपात बहुत पहले लोगों ने बताया है, जो बड़े लोग हैं, कि भाई आप 10 किताब पढ़ते हैं, तब जो है आप 1-2 पृष्ठ लिखने के लिए लायक होते हैं। कोई एक लेख लिखते हैं तो हमें बहुत सारे अध्ययन करना पड़ता है। तो आप जैसे, और है भी कि आप एक जीवन में, जैसे माना जाता है कि अगर आप ठीक से पढ़ाई करें तो 2-3 हजार 4,000 किताबें एक आदमी पढ़ सकता है नॉर्मल, अगर 25-30 साल 40 साल उसका रीडिंग पीरियड रहा तो। लेकिन लिखने के लिए माना जाता है कि 5-10 किताबें भी पर्याप्त होती हैं। इससे ज़्यादा भी कई लोगों ने लिखी हैं, और बहुत अच्छी किताबें, रामविलास क्षमताएं उनकी 70-80 किताबें लिखी, लेकिन वो तब भी मैंने 50-40 जाते जाते एक तरह से चुक जाता है। और उसमें जो है वो क्षमताएं, पढ़ने की क्षमता जो है 4,000 तक जा सकती है, उससे भी अधिक 5,000 कोई भी, और उससे भी अधिक पढ़ सकता है। तो पढ़ाई का जो दायरा है वो जितना बड़ा होगा, वो आपके समझ के दायरे को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा, और वो आपकी कविता की समझ को, या आपके लिखने की समझ, जिसे आप कह रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है उसको पकड़ने की जो ताकत है, वो आपकी पढ़ाई अध्ययन के दायरे को ही बढ़ाता है, वही बढ़ा पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी कवि को, या कोई भी साहित्य में जो कुछ लिखना चाहता है, ये जरूरी है कि वो अपने अध्ययन के दायरे एक रचनाकार रखे। ये जानना जरूरी है कि हमारा समाज क्या है, इतिहास क्या है, उसकी जो आसपास की जो चीज़ें क्या है, क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा उसी से जुड़ते हुए कुछ कहूँ, जैसे पढ़ाई जिसको कह रहे हैं, और इंडिविजुअल टैलेंट, व्यक्तिगत प्रज्ञा और परंपरा से लेना, इन दोनों में कई बार अंतर्विरोध होता रहा है। कुछ लोग मानते थे कि प्रज्ञा का होना बेहद ज़रूरी है। एक बेहतरीन निबंध 1920 में T.S. इलियट ने लिखा था, और उसने बहुत बखूबी ये समझाया था कि जो आपका, जिसको आप इंडिविजुअल टैलेंट कह रहे हैं, वह भी शायद परंपरा नहीं होती, तो वह आप जो लेते हैं, जो दे रहे हैं, वह भाषा आपकी अपनी, वो कहाँ से है? आपने कहीं से सीखी है ना वो भाषा, समाज से सीखी है, अपने पूर्वज कवियों से सीखी है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चेतना, मतलब चैतन्य रहते हुए या चेतना से बाहर आप लगातार बहुत कुछ अपनी परंपरा से, अपने समाज से ग्रहण करते रहते हैं। अध्ययन भी
उसी का एक हिस्सा है। जब तमाम किताबें आप पढ़ते हैं तो आप अपनी परंपरा के श्रेष्ठ चीज़ों को आपके सामने वो आती हैं, उनसे सीखते हैं और आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी समझ का वो हिस्सा बनती हैं जिसको आप प्रकट करते हैं। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। आप कह रहे थे ना समझना कि कैसे लोग ये जो लिख रहे हैं नए लोग, तो सीधी सी बात है कि वो कहते हैं भाई हमारी कविता को लाइक नहीं मिला या लोग नहीं उसको उस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है कि आप और क्या क्या किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए। आपके यहाँ कम से कम 25-50 ऐसे तो कवि हैं जो दुनिया के लेवल पे जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और आज भी वो लोग लिख रहे हैं या अभी हाल फिलहाल तक वो लिख रहे थे, उसके पहले भी और बड़े कवि हैं। तो उन सारे लोगों को कम से कम आप उनको प्रतिनिधि रूप से ही पढ़ जाइए, एक तो मॉडल के तौर पे आपको लग जाएगा कि जो आपकी कविता है वो कहाँ है अभी। ये जरूरी है, स्वयं मूल्यांकन आप उसमें किसी और को कहने की बहुत जरूरत नहीं है। बड़ी सही है। तो वो आप उनको अगर आप 25-50 लोगों की प्रतिनिधि कविताएं भी अगर आप पढ़ जाते हैं तो आप वो गलती फिर नहीं करेंगे कि आप जो अपनी कुछ भी लिखी हुई बात को कविता कहें कि भाई मान ले और दूसरे से भी मनवाने के लिए आतुर हो कोशिश करें कि वो भी इसे कविता माने। हाँ, हम जो लिख तो रहे वो हैं गलती फिर आप मेरे ख्याल से थोड़ा स्थिर हो जाएंगे। आप जैसे कहा जाता है कि जैसे जो आप ज्ञान आपको मिलता है तो जो माने उछलापन है वो कम होता है और ज्ञान आपको गंभीर थोड़ा स्थिर हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये बात है कि जिससे हम एक कोई मुकम्मल परिभाषा इसकी हम नहीं दे सकते कि कविता क्या है, और बहुत सारी चीज़ें अध्ययन से, पढ़ने से, लिखने से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और कुल मिलाकर एक भाव इसमें प्रधान है और समाज से कितना हम कनेक्ट कर रहे हैं ये उसका मूल है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कविता क्यों, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कविता हमारे अंदर संवेदना पैदा करती है, हम कहते हैं कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, ये चीज़ें आती हैं। तो आज के दौर में जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कविताओं से एक तरह से हम कट भी रहे हैं, कविता की किताबों से कट रहे हैं, कविताओं से, अच्छी कविताओं से हम कटते चले जा रहे हैं। तो अच्छी कविताएं हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं, अच्छी कविताएं हमें कितना प्रेरित कर सकती हैं, अच्छी कविताएं कितनी मतलब समाज को बदल सकती हैं, क्या मतलब क्यों कविता हम क्यों लिखें और क्यों पढ़ें कविता सर? हाँ, इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेते हैं वाल्मीकि का। जी। हम सभी जानते हैं कि कविता उनके मुंह से जो फूटी थी वो एक घटना को देख करके फूटी थी। क्रोंच पक्षी का जोड़ा था और उसमें बहेलिये ने अकारण तीर चलाया और मादा क्रोंच जो है वह नर क्रोंच दिवंगत हो गया और शोकाकुल जो मादा पक्षी है वह चित्कार करने लगा। तो शोक से श्लोक का प्रस्फुटन हुआ था, जो बड़ा लोकप्रिय छंद है संस्कृत का अनुष्टुप, उसमें उन्होंने रचना की। तो आप देखिए कवि कर्म कितना बड़ा कर्म है। एक ऋषि तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे समाज में पूजनीय रहा है, लेकिन वह मजबूर हो जाता है कवि बनने के लिए। शोक, जब वो शोकाकुल पक्षी के चित्कार को सुनता है तो उसके भीतर की करुणा जग जाती है। तो कवि कर्म मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। वह ऋषि को भी कवि बना देने की सलाहियत रखता है ना। तो इसको हमें समझना होगा कि एक बड़ा कर्म है, जिम्मेदारी भरा कर्म है। इसलिए यदि आप कविता लिख रहे हैं तो बस क्षणिक आप प्रसिद्धि के लिए या पैसा के लिए ही लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको विराम लगा करके किसी और पेशे में चले जाइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऋषि कवि बनता है क्योंकि उसके भीतर मतलब मुझे लगता है कि न्यायबोध है। वो देखता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, अकारण किसी को मार दिया गया है, तो वो शोक संतप्त हो जाता है और कविता के जरिए प्रतिकार करता है। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, कविता स्वांतः सुखाए तो लिखी जाती है, लेकिन इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए भी कविता लिखी जाती है और एक बड़ा उद्देश्य कवि का ये होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कवियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि आपकी कविता समाज को बांटने का काम न करे, इस दुनिया को थोड़ा और कुरूप बनाने का काम न करे। अभी जो नोबेल प्राइज जिनको मिला है, हान कांग, यही है, कोरियाई लेखिका,
उनका एक इंटरव्यू छोटा सा मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि हिंसा के सवाल को समझने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया में ही मेरा अधिकांश साहित्य लिखा गया है। अब हमको सबको ये पता है कि इस हिंसा ने दुनिया को सबसे ज़्यादा क्रूर बनाया है। राम जी भाई बहुत पढ़ते हैं, और युवाल नोआ हरारी की वो किताब सेपियंस यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि जो होमो सेपियंस, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने सुप्रीमेसी कायम करने के लिए प्राणियों पर कितनी हिंसा की है। पूरी बायोडाइवर्सिटी को उसने ख़त्म कर दिया। तो इस हिंसा को रोकना भी हमारा धर्म है। हम सामान्य प्राणी नहीं हैं। विकास क्रम में हम चेतना के सबसे उन्नत शिखर पे हैं ना, सबसे ऊंचे शिखर पे हैं। हमारे भीतर कल्पनाशीलता है, हमने मूल्यों का विकास किया है, तो हमने प्यार, सौहार्द जैसे कुछ अच्छे मानवीय मूल्य विकसित किए हैं। करुणा है, संवेदना है, ये हमारे भीतर ज़्यादा होती है। तो इनकी रक्षा करना, और इन्हीं से दुनिया सुंदर बनती है। घृणा से, हिंसा से दुनिया जो होती है वो कुरूप होती है। क्रोध भी हमारे यहाँ सात्विक क्रोध कहा गया है कि कवि को करना चाहिए। जैसे रावण पे राम ने क्रोध किया था, वो सात्विक क्रोध था। उस तरह का क्रोध तो क्षम्य है। लेकिन आप धर्म के आधार पे किसी का क्रोध करें, जेनोसाइड करें, तो यह साहित्यकार होने के नाते आप चैन से नहीं सो सकते। यदि दुनिया कुरूप हो रही है तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मैंने कहा ना कि कवि का काम बहुत बड़ा काम है, इसलिए उस जिम्मेदारी को समझ करके और दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कवि को एक पहल करनी चाहिए। कवि समझदार होता है, उसकी लोग बात सुनते हैं, वह लोकप्रिय होता है, तो मुझे लगता है कि अपनी वाणी से वो दुनिया को बेहद खूबसूरत बना सकता है। केदार जी की कविता जिसका आप जिक्र करते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तो हर कवि को दुनिया को सुंदर बनाने की कल्पना करनी चाहिए। स्वांतः सुखाय, आनंद तो दे ही, साथ में दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। मुझे लगता है बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम कोई भी रचना करते हैं तो इस समाज की बेहतरी के लिए ही करते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब घृणा न फैला, नफरत न फैला। तो ये बात है। मैं राम जी वैसे चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, जो जैने जी ने कहा वो बात से मैं सहमत हूँ। और उसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग अभी कविता क्या है पे बात कर रहे थे, तो जो चीज़ें निकले उससे, यार कोई व्यक्ति उसके भीतर भाव पैदा हो रहे हैं, उसके भीतर संवेदना पैदा हो रही है, उसके भीतर प्रच्छन्नता, जो बाह्य दिखावा है वो ख़त्म हो रहा है, वो समाज को समझने की कोशिश कर रहा है, वह थोड़ा रसवाद, मतलब वो थोड़ा आनंद में भी जा रहा है, वह सामाजिक, जिसे धूमिल ने कहा कि वो सांस्कृतिक कार्रवाई, तो वह एक समाज को भी लेके चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति लेके कोशिश करता है कुछ लिखने के लिए, तो निश्चित रूप से वो कुछ अच्छा ही कर रहा है। अगर ये सारे चीज़ें मिल के कुछ कर रही हैं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर के लिए कर रही हैं। तो अगर वो बेहतर के लिए कर रही हैं तो इसका मतलब कि समाज को उसकी ज़रूरत है, और साहित्य को भी उस रूप में उसकी ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है कि कविता में क्या होता है कि एक कवि जो है वो जो चीज़ें कहता है, जैसे बहुत छोटी सी बात वो कह सकता है और वो बहुत बड़ी बात में परिभाषित की जा सकती है। बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही जा सकती हैं। आप कई चीज़ें, कई देशों की स्थिति को एक तरह से पहचान सकते हैं छोटी छोटी कविताओं में। जैसे बोस्नियाई कवि एक हैं इज़त सर्जलिक, जो 1992 में युगोस्लाविया का विघटन हुआ, तो बोस्नियाई वो कवि हैं। उन्होंने एक कविता लिखी, वो बोस्निया की स्थिति को बयान करती है। वो कविता 3-4 लाइन की है कि उन्होंने कहा कि आप 1992 के बसंत में, आप 1992 के बसंत में कुछ भी हो सकता है। सरायेवो में किस्मत नाम से वो कविता थी कि सरायेवो में 1992 के बसंत में कुछ भी हो सकता है। आप खड़े हैं एक पंक्ति में ब्रेड और बटर के लिए, खरीदने के लिए, और कुछ समय बाद आप किसी बिस्तर पर पड़े हैं अस्पताल में, अपना एक पैर कटवाए हुए, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि किस्मत वाले रहे आप।
तो अब आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी उस देश में। ये 4 लाइन की एक कविता बता रही है, तो उससे आपको बहुत कुछ जो पढ़ रहे हैं, एक बड़ा उपन्यास या एक बड़ा निबंध पढ़ने से वो के बराबर की वो तासीर वो 4 लाइन 4 पंक्तियां दे जाती हैं। जैसे और केदार जी की कविता की और तमाम बातें हुई। तो कविता जो है वो एक सर से बात भी हो रही थी कि बेस्ट वर्ड इन बेस्ट आर्डर जो कह रहे थे, जो बहुत संघनित भाव है। भाव मतलब कि जो बहुत वो हो जाते शब्दों हैं, में ज्यादा कहना, बहुत वो गूढ़ हो जाते अच्छी हैं। कविता। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की एक लाइन है कि अर्थ का नहीं अर्थों का विकिरणन करती है एक पंक्ति। इतने अर्थ उसके भीतर भरे होते हैं। तो बड़े कवियों में ये गुण तो रहा है। ब्रेख्ट की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि किस चीज़ का इंतजार है और कब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। इसकी अनंत व्याख्या बहुत सारी ये है। और इतनी छिड़कियां हैं व्याख्या की। तो अच्छी कविता नए लोगों पे जब हम लोग बात भी कर रहे थे कि भाई नए लोग कैसे पढ़ें, और पाठकों के सामने भी बड़ा एक संकट है कि भाई किसको किसको पढ़े और कितना पढ़े। तो ये तो तय है कि भाई एक तो आप मैंने बताया कि 25-50 जो आपके मान्यवर कवि हैं, आप और चाहते हैं तो अंग्रेजी में भी बाहर के भी लोगों की बहुत सारी अनुदित चीजें आ गई हैं। बिल्कुल। और AI के जरिए आप बहुत कुछ अनुवाद कर भी सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स भी, हालांकि कविताओं के अनुवाद AI के जरिए ना हो तो बेहतर है। क्योंकि कविताओं में तो आप कहते हैं कि देखिए चंद्रबली सिंह ने जब पाब्लो नेरूदा का अनुवाद किया तो उसके लिए उन्होंने बहुत विशद रूप से नेरूदा को पढ़ा और उस पूरे दौर को उन्होंने समझने का प्रयास, क्योंकि कविताओं का जो अनुवाद होता है वो बहुत नहीं, अनुवाद सीधे नहीं है। अनुवाद अपने आप में बहुत कठिन कर्म है। तो और कविता का अनुवाद माना जाता है कि वो लगभग मतलब भाव और यदि शिल्प में चैलेंज होता है कि आखिर कैसे किसकी रक्षा की जाए, तो उसमें भाव की रक्षा की जाती है और वह भी पूरी तरह से भाव अनुवाद में नहीं आ पाता है। तो कई बार कुछ विद्वानों ने तो कहा है कि अनुवाद बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो है उसकी रक्षा नहीं हो पाती। पुराने बावजूद इसके करीब हम जाने पुराने लोगों ने भी बहुत अनुवाद किए हैं हम लोगों के यहाँ, और अनुवाद के कुछ फायदे भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप रशियन साहित्य अगर अनुवाद नहीं हुआ होता तो हम या पूरी दुनिया के साहित्य को कैसे जानते हैं, लेकिन वो समीप उस लेवल का अनुवाद। जैसे आप आज की कविता को अगर आप बेस्ट, वो हम लोगों के साथी थे मनोज पटेल, वो नहीं रहे अब, लेकिन उनका एक ब्लॉग है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, पढ़ते पढ़ते नाम से। और वहाँ पे 50-100 लगभग जो आधुनिक कवि हैं जो इस दौर में लिख रहे हैं दुनिया में, वो मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक और अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया तक, तो उन सारे कवियों का उन्होंने अनुवाद किया है। कम से कम 5-10-20 कविताएं उनकी अनुदित पढ़ी है वहाँ पे। पढ़ते पढ़ते नाम से ब्लॉग है मनोज पटेल जी का, हम लोगों के दिवंगत साथी हैं। तो वहाँ पे जाके आप जो आधुनिक समय में क्या क्या लिखा जा रहा है वो भी आप पढ़ सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने किया है। बलिया के लिए भी मैं कहूँगा कि बलिया में भी कविता की इस बात को थोड़ा सा भले विषयांतर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बलिया में भी बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। हम लोगों के शीर्ष कवि आप देखते हैं कि केदार जी को यहीं से बलिया से थे। इसके अलावा भी इस दौर में भी आप देखें तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप शैलजा पाठक का नाम मैं लूँगा कि वो देखें रहती बम्बई में, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं कैसे हम लोगों के पूरे दौर को कनेक्ट करती हैं। अदनान है जो पुरस्कार भी उन्होंने काफ़ी मिले और काफ़ी अच्छी उनके 2 संग्रह भी आए हैं, अभी पीछे वाला संग्रह भी आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। संदीप अच्छा लिख रहे हैं, और यहाँ भी रह के भी कुछ नए लड़के हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कादम्बिनी अच्छा लिख रहे हैं, सचिन प्रेम हैं, हाँ श्वेतांक अच्छा लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत, संतोष चतुर्वेदी हैं जो अनहद के संपादक हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम कई सारे छूट रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं। तो मैं कहूँगा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग को ये सुन रहे हों, तो उन्हें भी इन सारे लोगों को भी पढ़ना चाहिए, एक बार समझना चाहिए। और देखिए मार्कंडे जी ने एक लेख में कहा था कि अगर आप लेखक के रूप में लिख रहे हैं तो इसकी परवाह आप बहुत कम करिए कि वो आलोचक क्या कहता है। पाठक की भी परवाह कई बार आप नहीं कर सकते, लेकिन पाठक भी सिर्फ लेखक की परवाह नहीं करेगा, वो भी स्वतंत्र है इस चीज से, और आलोचक भी स्वतंत्र है इस चीज से कि आप कितने बड़े लेखक हैं और कितने आप पाठक के रूप में सराहना करें। तो सबके अपने अपने हक हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि बेहतर है, कई बार हो सकता है कि वो समय आपको नहीं समझ रहा हो, उस समय के बाद वो चीजें समझी जा सकती हैं। मुक्तिबोध के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ।
तो इससे मत डरिए। लेकिन ये जरूर है कि जो आप अपने आसपास परिदृश्य में पीछे और समकाल में जो हो रहा है उसके प्रति तो अद्यतन रहिए, उससे काफी हद तक सहूलियत मिल सकती है। बस हमको लग रहा है कि समय भी अब थोड़ा सा हम लोग लंबा है, तो आखिरी सवाल मैं लूँगा मतलब पाठकों की तरफ से कि हम कविता क्यों पढ़ें। मतलब अब तो अभी तक तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की कविता क्या है, कविता क्यों लिखें, हम कविता क्यों पढ़ें और उन कविताओं को पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा। और पढ़ें तो जैसे हालांकि ये तो बता दिया आपने किन किन कवियों को पढ़ा जाए, लेकिन हम क्यों पढ़ें कविता, हमारे अंदर वो उसको पढ़ने से क्या चीज़ें बदल सकती हैं, इस समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है एक पाठक की दृष्टि से। किससे? आप दोनों लोग से छोटी छोटी टिप्पणी जो है। छोटी सी हाँ। देखिए, जो मैं कहूँगा वो लगभग बातें कही जा चुकी हैं, नया कुछ नहीं है उसमें। कविता की परिभाषाओं पे चर्चा हम लोग कर ही रहे थे कि मनुष्यता की मातृभाषा है। तो हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, बेहतर मनुष्य बनने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ अच्छा साहित्य पढ़ा जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कविता ही पढ़ें, कुछ अच्छी कहानियाँ पढ़ें। साहित्यिक अलग विधाओं से भी हम हमेशा मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में साहित्य ने बहुत अहम रोल अदा किया है। चूँकि कविता केंद्रीय विधा रही है और शुरू से ही अस्तित्व में आ गई थी, कहानियाँ भी अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन जो काव्य का लिखित इतिहास मिलता है वह भारत में बहुत पुराना मिलता है। उसकी एक अच्छी परंपरा है और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि कम शब्दों में यदि बहुत ज़्यादा और गंभीर बात कहनी हो तो कविता इसके लिए उपयुक्त विधा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कविता को पढ़ा जाना चाहिए कि अन्य चीज़ों के साथ हम बेहतर मनुष्य हो सकें। पहले मनोरंजन के लिए कविताएं पढ़ी जाती थी, लेकिन मनोरंजन के आज तमाम नए साधन आ गए हैं। तो मनोरंजन से ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कविता इसलिए हम पढ़ें कि हम बेहतर मनुष्य हो सकें। हम सुंदर दुनिया का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसमें एक बतौर नागरिक अपनी भूमिका अदा कर सकें, अपने को जोड़कर उससे कविताओं से जोड़कर। बिल्कुल। और जब चर्चा आप कर रहे थे तो हो सकता है यह भी अवान्तर प्रसंग हो, लेकिन मुझे लगा कि इस पे थोड़ी बात रखी जानी चाहिए कि मुझे लगता है कि दो तरह का साहित्य हमेशा से रहा है, जिसको हम पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं, लोकप्रिय साहित्य, और दूसरा जिसको हम कहते हैं गंभीर साहित्य। तो जो आम पाठक है वह भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि बेहतर खेसारी लाल का गीत है कि कुमार गंधर्व का गीत है। वो भटक जाता है, उसके पास शायद वो उतनी महीन जहीन समझ नहीं होती है कि दोनों के बीच वो फ़र्क कर सके। तो मुझे फिर टी.एस. इलियट याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाठक का, सजग पाठक का या आलोचक का जो धर्म होता है वो ये होता है कि इलूसिडेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड करेक्शन ऑफ द टेस्ट। मतलब जो पाठ है कविता का या साहित्य के भीतर, उसके कई स्तर होते हैं, उसमें निहितार्थ भी कुछ होता है। तो एक जो सजग पाठक या आलोचक है उसका दायित्व तो यह भी है कि उसकी बेहतरीन व्याख्या करके लोगों तक पहुंचाए, जहाँ तक कॉमन पाठक जिसकी समझ नहीं होती है उसको पहुंचाए। उसको जब पहुंचाएगा तो करेक्शन ऑफ द टेस्ट, रुचि का परिष्कार होगा, और जब रुचि का परिष्कार होगा तो वह फर्क करने लगेगा कि खेसारी लाल के गीतों में और कुमार गंधर्व के गीतों में क्या फ़र्क है। तो एक समझदार जो महीन जहीन पाठक है, रामजी भाई जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो ये काम कर भी रहे हैं और भी कर सकते हैं कि टेस्ट जो है ना, रुचि का परिष्कार थोड़ा सा किया जाए। फिर लोग समझने लगेंगे कि कीमती कविता वह लोकप्रिय या लुगदी वाली कविता है, या जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी कवि का, क्योंकि उसके अपने खतरे हैं, लेकिन जो भी अच्छे कवि हैं वो क्यों गंभीर हैं, क्यों अच्छे हैं, इसका बोध हो जाएगा यदि हम थोड़ा सा उसको इलूसिडेट करें और रुचि का थोड़ा सा परिष्कार कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये जो सवाल है कि हम क्यों पढ़ें और इस सवाल को
देखिए, एक पाठक होने का जो सुख है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ करिए। मैं अभी एक पोस्ट भी लिखा था मैंने कि आप एक हफ्ते में अगर एक किताब पढ़ते हैं तो साल में 52 किताबें पढ़ सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपकी जो टाइम है आपके पढ़ने का पूरा, अगर मान लीजिए 50 साल रहा, आप 20 साल से शुरू करते हैं और 70 साल की उम्र तक जीते हैं और हर साल पढ़ते हैं, तो आप जो हो कुल मिला के 50 साल में ये 2500 किताबें हुई, पढ़ सकते हैं, 2500 के आसपास। बहुत घनघोर पाठक होंगे तो 3000 या 4000। तो 3000, 4000 या 2000, आप 2000 किताबें, एक लेखक कितना भी बड़ा लेखक है 10-20 किताबों से अधिक नहीं जा पाता, जो जनरली एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। 10-20 अगर 20 किताबें उसने लिखी, तो जो एक अपने जीवन का उसने 20 किताबों में पूरा निचोड़ रख दिया। तो पाठक होने का सुख क्या है कि आप हरारी ने जो अपने जीवन में अर्जित किया 50 सालों में या 60 सालों में, और उसने 5 किताबों में लिखा, बहुत कम उम्र है, हम ही लोगों की उम्र है, हाँ 50 के आसपास हैं। आप उन सारी चीज़ों को चाहें तो आप 2 महीने 3 महीने में अर्जित कर सकते हैं, उसके ज्ञान को। टॉलस्टॉय ने जो 80 साल में लिखा और वो किया, वो आप चाहें तो 1 साल में पूरा टॉलस्टॉय पढ़ सकते हैं। एक पाठक अगर अच्छा हो तो 1 साल के पीरियड में वो समझ सकता है। तो पाठक होने का तो इतना अनंत सुख है, वो लेखक होने से भी बड़ा है। ये जरूर है कि भाई अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ बात इसमें कहनी चाहिए, जो बहुत बुकोवस्की की बड़ी फेमस लाइन है कि अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते तब आप लिखिए। आप लिखिए तब जब आप जो हो आपको लगे कि इसके बिना आप नहीं मैं नहीं रह सकता। तमाम चीजें कहता है कि यश के लिए, पैसे के लिए, सबके लिए मत आप उसके लिए नहीं रह सकते। जब आपको बिल्कुल लगने, अब जैसे आपने कहा कविता क्यों पाठक पढ़े, वो कविता क्या है कि आप देखें तो एक तरह से बहुत संक्षिप्त में बातें जो कहती हैं, जैसे आप जो 7-8 चीज़ हम लोग जुड़ा रहे थे, तो जो संक्षिप्त में वो बात कह रही है चीज़, उसको आप बहुत आसानी से वो चीज़ आप भले ही उसके वर्ड्स बाय वर्ड्स लाइनें नहीं याद हो, पर उसके भाव आप याद कर लेते हैं। भाव आपके मन के भीतर, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि भाई प्रसन्नता को हटाना है, जो बाह्य आवरण है उसको हटाना है, तो वो पाठक के भी बाह्य आवरण को हटाती है। वो सिर्फ लेखक के बाह्य आवरण को नहीं हटाती, पाठक भी जाके भीतर उसको समझता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कविता जो है वो किसी भी आदमी को ज़्यादा संवेदनशील बनाती है, उसकी भावनाओं को और विकास करती है, और जो बाकी चीज़ें हैं, जो दोहरापन है, इन सब सारी चीज़ों से उसको एक आगाह करती है। वो बताती है कि मतलब कि मनुष्य होने की जो क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ जो जयराम जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं और हम लोग नहीं समझ पाते उनके बीच से कैसे फैसला किया जाए, तो उसमें हम लोगों को पीछे का अपना जो समय है और जो ये दौर है, जो समकाल है दुनिया का, उन सारी चीज़ों पे एक नज़र रखनी चाहिए। अपनी परंपरा से भी, अपने शास्त्र को भी पढ़ें और आधुनिक चीज़ों से भी उससे जोड़ें। सिर्फ इस चीज़ से ना रखें कि नहीं तो दुनिया के सारे बड़े जो रस छंद अलंकार से जानने वाले लोग हैं वही बड़े कवि होते हैं, तो सिर्फ उससे भी नहीं हो सकता। और सिर्फ दुनिया के बहुत बड़े दायरे को उससे भी नहीं हो सकता। वो दोनों चीज़ें मिला के, और जितने बड़े कवि हुए हैं उनके भीतर ऐसा कोई व्यतिक्रम नहीं है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो उन्होंने दोनों चीज़ों को आत्मसात किया है, दोनों चीज़ों को लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत रही। प्रेमचंद ने कहीं लिखा है कि जो दिल से निकले और सीधे दिल पर असर कर दे वही साहित्य है, और मुझे लगता है कविता के बारे में भी यही बातें जो हैं होनी चाहिए। चूँकि समय कम है, फिर हम लोग इस पर कभी और विस्तार से बातचीत करेंगे। और 2-3 चीज़ें निकल करके आई। एक तो ये कि कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा या फॉर्म नहीं है कविता लिखने का। हाँ, कविता लिखी जानी चाहिए और कविता पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी संवेदना, हमारे अंदर थोड़ी मनुष्यता और बचे, और इस दुनिया को हम थोड़ा और बेहतर कर सकें। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप लोग इसमें शामिल हुए। और मित्रों, ये बातचीत हमारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई है, इससे बातचीत का और एक सिलसिला आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ और बातें आगे निकल करके, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो फिर हम लोग कभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और इस संवाद से आप जुड़े रहिए। फिर अगली कड़ी में हम आपसे मिलते हैं। बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्ते। बहुत शुक्रिया। नमस्ते।